बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से आज हम लेक्चर नंबर 23 का आगाज कर रहे हैं और इस लेक्चर में एक और यूनिट का हम आगाज करेंगे। यूनिट नंबर 8 लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका टाइटल है और इसके अंदर हमने न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक्स को कवर करना है। पहला मरला हमारा ये प्लांट्स के वाले से होगा और उसके बाद फिर हम एनिमल्स में इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा यूनिट है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करेंगे वो उसको जानने से पहले आपको एक दफ़ा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं। तो ये सिलेबस में आप देखिए, ये पॉइंट्स दिए हुए लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें कवर करनी है। उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें अगरचे न्यूट्रिशन के हवाले से सिर्फ कार्निवोरस प्लांट्स और साथ साथ फिर ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। तो बीच में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन हम ये जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी बीच में साथ शामिल करेंगे। बाद में फिर ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से जाइलम और फ्लोएम के अंदर और रूट के ज़रिए जो अपटेक हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें ज़ाहिर है कि वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल वाले टॉपिक भी इंक्लूड होंगे। तो ये टॉपिक सारे प्लांट से रिलेटेड हैं। फेडरल बोर्ड की जो चैप्टर फर्स्ट ईयर की चैप्टर 10 के अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं ये उनसे रिलेटेड हैं। और इसी तरह से बाकी पंजाब और सिंध के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपको न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी मिलेंगे, गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर भी मिलते हैं और फिर जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है 14 उसके अंदर भी मिलते हैं। तो इसके अलावा देखो फिर आगे ये ह्यूमन के सिस्टम्स को भी हमने कवर करना है इस यूनिट के अंदर। ये सारे पीएमसी के सिलेबस के कंटेंट्स हैं। तो हम आज का ये जो लेक्चर है जिसमें हमने कुछ चीज़ें इसकी कवर करनी है, वो क्या है। आज के लेक्चर के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन ऑब्जेक्टिव्स में हम यहाँ पर कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से बात करेंगे। उसमें ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से ये चीज़ें कवर करनी है और गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बाकी जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का एस्पेक्ट रह जाएगा वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा। ये आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। तो सबसे पहले अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आप देखिए टर्म न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन बड़ी रेलेवेंट टर्म्स हैं और इनका मतलब क्या है। तो आपने देखो इसमें पढ़ा होगा कि ये कोई भी फूड मॉलिक्यूल या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को नेसेसरी एलिमेंट प्रोवाइड करता हो फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, उसको आप न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। एनी सब्सटेंस, एनी फूड that supplies the body with necessary elements for growth and metabolic activities is called nutrient. तो एनिमल्स भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर करते हैं, प्लांट्स भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर करते हैं। अगरचे दोनों के न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर हम चूंकि बात कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, तो ये प्लांट के न्यूट्रिएंट्स दरअसल इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर अपनी बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बिल्ड करेंगे। प्लांट्स के केस में इनऑर्गेनिक होंगे, हालांकि न्यूट्रिएंट वैसे ऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन प्लांट मोस्टली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे रिलाई करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से न्यूट्रिएंट को इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करता है और फिर उसको बॉडी के अंदर किस तरह से यूटिलाइज करता है, इसके दौरान जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे उन तमाम प्रोसेसेस को कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय विच ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज टेक प्लेस, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस मकसद के लिए ये टर्म न्यूट्रिशन इस्तेमाल की जाती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो न्यूट्रिशन वाली टर्म के अंदर जो प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं उसमें इंजेक्शन से लेकर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर सिमुलेशन और फिर आखिर में जेस्शन, ये सारे इवेंट इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स और उसके बाद फिर उन न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन विद इन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड देन द यूटिलाइजेशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स within the leaves
ये सारे इवेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। और फिर फाइनली जो बॉडी से बाहर उसमें से चीज़ें निकल रही हैं वो भी इसी न्यूट्रिशन का हिस्सा कहलाते हैं। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिशन। तो याद रखो कि दिस इज वेरी ब्रॉड टर्म, ये तमाम प्रोसेसेस को इंक्लूड कर रही होती है जो भी न्यूट्रिएंट की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट हो या फिर उसकी आगे किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइजेशन है या फिर उसका अपटेक है या फिर उसकी वेस्ट का रिमूवल है बॉडी से। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली न्यूट्रिशन की हेडिंग के अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं जी। तो हमारी बात हो रही है न्यूट्रिशन के हवाले से। तो आप याद रखिए कि दो किस्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। उनमें एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि टिपिकली एक प्लांट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और इसके साथ साथ एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। डिफरेंस इन दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? तो वैसे छोटी क्लासेस में तो यूँ बताया जाता है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करे उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन हकीकत में एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट इन विच द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट इन विच द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन्स दैट the organisms having both these mode of nutrition are capable to make their organic compounds। दोनों के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन दोनों का सोर्स डिफरेंट होगा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को मेनली एक्वायर कर रहे होंगे, और जबकि हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे मेनली रिलाई अपॉन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और प्लांट्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? ऑटोट्रॉफिक। सही। अच्छा, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें आपको मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नजर आता है कि प्लांट्स अपनी इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज मिनरल्स? ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? Actually these minerals are obtained from the soil. Source of these minerals soil है। ये soil में से ये minerals obtain किए जाते हैं, soil। और soil अर्थ क्रस्ट की अपर लेयर है जिसके अंदर प्लांट के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। इसको हम डिफाइन भी इसी बुनियाद पर करते हैं कि अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी के लिहाज से दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली प्लांट के रेफरेंस में। सो द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स which are required in large quantity. For example, at least these macronutrients are required more than 0.05%, और जो 0.05% से less required होंगे they are classified as micronutrients. So here are the examples of some macronutrients in plants and micronutrients in plants. आपको इनके नाम याद रखने, यहाँ से सवालात उभरते हैं कि which of the following is macronutrient in plant और micronutrient in plant, तो ये नाम इनके अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अच्छा, इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिनेट फंक्शंस हैं प्लांट बॉडी के अंदर। दीज फंक्शंस आर आल्सो गिवन इन अ टेबल इन द बुक, और ये टेबल हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। आपको इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस गिवन है इनको भी याद रखना होगा कि इसके हवाले से भी कई एक एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। इसमें देखो बहुत आसान है, ज़्यादातर कंसेप्चुअल आप इसके फंक्शंस को याद रखिए कंसेप्चुअली, और कुछ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के भी कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन के भी कंपोनेंट्स हैं, लिपिड के भी कंपोनेंट्स हैं। जितने भी मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑल ऑफ देम मस्ट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन अलबत्ता ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़े थे। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप ये
फंक्शंस को बहुत आसानी से रिकग्नाइज कर लेंगे। तो उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल वगैरह एंजाइम उसमें ये मौजूद है। फॉस्फोरस ऑन द अदर हैंड, न्यूक्लिक एसिड और ये फॉस्फोलिपिड्स, एटीपी वगैरह, और इसी तरह से फिर ये कैल्शियम। तो ये आप तमाम न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस को ज़रूर याद कीजिएगा। इनमें से ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको दिखाए गए हैं, अक्सर माइक्रो न्यूट्रिएंट एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ये इनका एक मेजर रोल है। अगरचे इनकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती, बट दे आर द को फैक्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स ऑफ द एंजाइम, और इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये फंक्शंस आप यहां से याद कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ हम इस टेबल को पास करते हुए आगे चलते हैं जी। उसके बाद अब देखिए कि प्लांट को अगर इन मिनरल्स में से किसी डेफिशिएंसी का सामना हो तो क्या होगा। तो ऐसी सूरत में देखो, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। उनको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मिनरल डेफिशिएंसी होगी कैसे। तो मिनरल डेफिशिएंसी का एक कॉज ये है कि आप अगर उनको रिपीटेडली, क्रॉप्स को रिपीटेडली ग्रो करते हैं किसी एक ही सॉइल के अंदर, इफ द क्रॉप्स आर रिपीटेडली ग्रोन इन द सेम सॉइल, तो ऐसी सूरत में सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बिकम डेफिशिएंट। रिपीटेडली से क्या मुराद है, यानी एक सीजन में आपने क्रॉप लगाई और अगले सीजन में आपने कोई और क्रॉप लगाने के बजाय उसी क्रॉप को दोबारा फिर कंटिन्यू किया। फिर तो अगर आप सेम फील्ड के अंदर सेम क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रिपीटिशन। इसको कहते हैं क्रॉप रिपीटिशन। सो ये जो क्रॉप रिपीटिशन एक्टिविटी है, दिस इज द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल। और ऐसी सूरत में जब मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट पर कुछ सिम्टम्स नमूदार होती हैं, जिनसे हमें अंदाजा होता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेफिशिएंसी इज फाउंड इन द प्लांट। तो इन सिम्टम्स को डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। मसलन अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी वाक़या हो रही है, तो ऐसी सूरत में स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि लेस ग्रोथ देन नॉर्मल, कि एक खास एज में जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी उससे कम होगी, तो इसको स्टंटेड ग्रोथ कहा जाएगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मजीद एग्जामिन करें तो यू विल ऑल्सो नोटिस दैट plants may show yellowing. This yellowing is called chlorosis. Chlorosis basically एक ऐसी yellowing होती है जिसमें क्लोरोफिल नहीं बन रहा होता। और क्लोरोफिल क्यों नहीं बन रहा होता? Actually nitrogen is the constituent of the chlorophyll, and if this constituent is absent in the soil, therefore chlorophyll formation will be affected। और ऐसी सूरत में रिंग्स में नाइट्रोजन पाई जाती है ना, किसमें बेटा? सब पायरोल रिंग्स जो होते हैं उनके। जी, पायरोल रिंग्स में, क्लोरोफिल के पायरोल रिंग में नाइट्रोजन मौजूद है। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर आपको याद होगा 4 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल, और अगर ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो सॉइल में तो ऐसी सूरत में क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगी और प्लांट में येलोइंग हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। यहाँ पर आपको 2 मजीद काइंड की येलोइंग भी याद रखनी होगी। क्लोरोसिस एक ऐसी येलोइंग है जो कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी मुमकिन है, और इवन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस मुमकिन है। लेकिन एक और येलोइंग होती है, उसे कहते हैं इटियोलेशन। इटियोलेशन एक ऐसी येलोइंग है जिसमें प्लांट के लीव्स येलो हो जाते हैं ड्यू टू ग्रोथ इन absence of light. If the plants are grown in the absence of light, in darkness, if the plants are grown in darkness, तो उसमें yellowing हो जाएगी, उसमें भी chlorophyll नहीं बन पाएगा, because light is also necessary for the development of the chloroplast। जैसे हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर लाइट ना हो तो फिर वो जो यंग प्लास्टिड्स होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स, दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू इटियोप्लास्ट। तो ऐसी येलोइंग को कहते हैं इटियोलेशन। सो इटियोलेशन भी एक किस्म की येलोइंग है, लेकिन ये डेफिशिएंसी ऑफ लाइट की वजह से, और क्लोरोसिस भी एक किस्म की येलोइंग है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आइदर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। लेकिन एक और किस्म की भी येलोइंग हम पढ़ते होते हैं, और वो है येलोइंग ऑफ द एक्सक्रीटोफोर्स। व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स? एक्सक्रीटोफोर्स आर एक्चुअली
the leaves of some plants which become yellow in autumn season. आपने देखा होगा कि कई एक दरख्त ऐसे होते हैं जिनके पत्ते जर्द हो जाते हैं खिज़ां के मौसम के अंदर, और वो अपने उन जर्द पत्तों को, उन येलो लीव्स को गिरा देते हैं ऑटम सीजन के अंदर, और फिर उसके बाद जब सीज़न नया आता है, बाहर का मौसम आता है, तो वो अपने पत्तों को दोबारा रीफॉर्म करते हैं. दरअसल होता यह है कि इन प्लांट्स में, इन प्लांट्स को कहते हैं डेसिडुअस प्लांट्स. इन्हें क्या कहते हैं? डेसिडुअस प्लांट्स. डेसिडुअस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं दैट शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन. तो डेसिडुअस प्लांट्स, उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स उनके लीफ के वैक्यूल्स में स्टोर होती रहती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इस कदर ज़्यादा स्टोर हो जाती हैं कि ये क्लोरोफिल के कलर को मास्क करना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से आपको वो लीव्स येलो कलर के दिखाने नज़र आना शुरू हो जाएंगे. तो हकीकत में जो एक्सक्रीटोफोर्स हैं वहाँ पर क्लोरोफिल की फॉर्मेशन इनहिबिट नहीं हुई होती है, वहाँ पर दरअसल वेस्ट का कलर डोमिनेट कर रहा होता है क्लोरोफिल के कलर के ऊपर, इस वजह से येलोइंग हो जाती है. तो आपने ये तीनों की येलोइंग में डिफरेंस याद रखना है कि क्लोरोसिस इज द येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, इट्यूलेशन इज द येलोइंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइट, और जबकि एक्सक्रीटोफोर इज द येलोइंग ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ वेस्ट, नॉट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल. इन दोनों में मुमासलत क्या है क्लोरोसिस में और इट्यूलेशन में, कि दोनों केस में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, लेकिन एक्सक्रीटोफोर में क्लोरोफिल बन रहा होगा. बहरहाल इसके अलावा आप देखिए कि डेसिडुअस प्लांट्स कहते हैं उन प्लांट्स को दैट शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, और इसके बरक्स जो प्लांट अपने लीव्स को नहीं गिराते उनको कहते हैं एवरग्रीन प्लांट्स, सदाबहार प्लांट. वो हमेशा अपने लीव्स को कायम रखेंगे. लेकिन वो प्लांट जो खिज़ां के मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, और अगर आप उनको देखें तो वो बिल्कुल इस तरह से नेकेड उनकी ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी, तो ऐसे प्लांट्स को डेसिडुअस प्लांट्स कहा जाता है. अच्छा भाई, इसके अलावा फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. ये मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है. भी आपको इसके रोल पॉइंट आउट किए थे. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो इससे भी स्टंटेड ग्रोथ, रूट की खास तौर पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से स्टंटेड ग्रोथ ओवरऑल रिकॉर्ड होगी, लेकिन रूट की स्टंटेड ग्रोथ फास्फोरस की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है. और पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये कहता है कि जो लीफ मार्जिन्स हैं दे बिकम येलो एंड ब्राउन. लीफ मार्जिन्स बिकम येलो एंड ब्राउन if the potassium is deficient, और premature death. तो यहाँ पर अक्सर सवालात बनते होते हैं कि due to deficiency of this mineral what will be the possible effect on the plant body. तो इस तरह से ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. By the way, प्लांट्स में आयरन का क्या रोल है जी? आपसे अगर पूछा जाए आयरन is used for what purpose? कोई बताएगा? थोड़ा प्रीमेच्योर किया तो एक्सप्लेन करें जी बेटा. प्रीमेच्योर की टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करें. प्रीमेच्योर डेथ का मतलब है बेटा कि अर्ली डेथ, यानी उसके ज्यादा ग्रो करने से पहले ही वो मुरझा के गिर जाएगा, इसको कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ. तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सब वो जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कई एक हमने इस तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पढ़े थे विच कंटेन आयरन. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. यहाँ पर ऑप्शन में आपको हो सकता है हीमोग्लोबिन भी गिवन हो, लेकिन ख्याल रखिएगा कि चूंकि बात आयरन के रोल की प्लांट्स में पूछी जा रही है तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं ऑप्ट कर लेना. सही. मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो हमने कॉज में देखा था कि क्रॉप रिपीटिशन इज द कॉज, तो इस लिहाज से जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन यानी आप क्रॉप को रिपीट ना करें बल्कि रोटेट करें. रोटेट करने से मतलब है कि कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड. और अगर हम कहें कि कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड रिपीटेडली, तो वो क्रॉप रिपीटिशन बन जाएगा. और कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन. दिस इज द रेमेडी, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर
मिनरल डेफिशिएंसी, क्योंकि हर एक क्रॉप प्लांट की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत डिफर करती है और कुछ वो ऐड भी कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर। इस तरह से अगर आप क्रॉप रोटेट करते रहते हैं तो मिनरल डेफिशिएंसी नहीं हो पाती। लेकिन बाज़ औक़ात हम मजबूर होते हैं कि उस सॉइल के अंदर हम सिवाय एक ही क्रॉप के कोई और नहीं उगा सकते किसी वजह से, तो ऐसी सूरत में फिर क्या करें, वहाँ पर क्रॉप तो रोटेट की नहीं जा सकती। तो ऐसी सूरत में आप उसके फर्टिलाइजर्स का एडिशन कर सकते हैं, आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं उस सॉइल के अंदर, सो दैट द सॉइल बिकम न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे जो आपने मिनरल न्यूट्रिशन के हवाले से याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉप्स फेल टू फ्लरिश if grown repeatedly in the same field unless soil is replenished with, तो ये क्या सोल्यूशन अभी मिलता है? अदर सॉइल उसके साथ उसको रिप्लेनिश किया जाए, या फिर उसको न्यूट्रिएंट्स के साथ या प्लो कर दिया जाए, या फिर पेस्टिसाइड। सो जो मोस्ट कॉमन मेजर है वो है दरअसल न्यूट्रिएंट्स का यूज। हाँ जी, फिर देखिए एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स विल बिकम येलो एंड brown and the plant may die early, ये है वो premature death, may die early if it faces deficiency of, तो पोटेशियम, बिल्कुल, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा मुमकिन है। अच्छा, उसके बाद कुछ स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम इस टॉपिक में प्लांट्स में उन ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो करंट क्लासिफिकेशन में प्लांट्स में शुमार नहीं होते। मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में चूँकि दो किंगडम्स बनाई जाती थी ऑर्गेनिजम्स की, एक प्लांट किंगडम और दूसरी एनिमल किंगडम, तो उस वक्त प्लांट्स में फंजाई को भी शामिल किया हुआ था। फंजाई दे वर आल्सो सपोज्ड एज प्लांट्स, ये भी प्लांट किंगडम का हिस्सा थे। और इसी तरह से प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम, तो इनको भी इस प्लांट वाले ग्रुप के अंदर कंसिडर करते हुए प्लांट किंगडम बनाई गई थी। तो ये जो हम यहाँ पर स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर डिस्कस करें। यहाँ पर जो ट्रू प्लांट्स हैं सिर्फ उनका जिक्र नहीं होगा, बल्कि ये फंजाई और बैक्टीरिया का भी थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र है। मिसाल के तौर पर जैसे ये स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक और कार्निवर्स न्यूट्रिशन, 4 किस्म की न्यूट्रिशन का जिक्र किया हुआ है। तो ये सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएंगे। सही, अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये सारे ही हेटेरोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन सा था इसमें? ऑटोट्रॉफिक वो जो मिनरल्स को यूटिलाइज करना था इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक। या फोटोसिंथेसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें देखो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि फीडिंग ऑन डेड और डीकेइंग मैटर, डेड या डीकेइंग मैटर के ऊपर फीड करना, ये दरअसल सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे बाज ऑर्गेनिजम्स डेड लीव्स इन द सॉइल या जो रोटिंग ट्री ट्रंक्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनको डीकंपोज करते जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका मैकेनिज्म यह है कि दे यूजुअली प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी। जी मिसबा बेटे क्या सवाल है? रोटिंग ट्री ट्रंक्स क्या होता है? रोटिंग ट्री ट्रंक का मतलब है कि कोई दरख्त कट के गिरा हुआ है नीचे और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर फिर फंगस वगैरह बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और वो रोटन हो रहा है। रोटन का मतलब है वो गल सड़ जा रहा है, वो ठीक है, खराब होता जा रहा है, तो वो रोटिंग ट्री ट्रंक है। जंगल में दरख्त वगैरह या उसकी टहनियाँ कट के गिरी हुई होती हैं ना, टूट के गिर जाती हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज हो जाती हैं। अच्छा, तो इनका मैकेनिज्म मैं बता रहा था कि ये क्या करते हैं कि पहले एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सिक्रीट करेंगे और उसके जरिए ये
डाइजेस्ट करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को और उसके बाद डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस मकसद के लिए जो ऑर्गेनिज्म यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए हैं उनमें बैक्टीरिया शामिल है। जैसे मैंने अभी कहा था कि बैक्टीरिया भी प्लांट्स में पहले इंक्लूड किए जाते थे और इसके साथ साथ फंजाई इसकी एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर किए गए। तो ये दरअसल सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन एज फार एज द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कंसर्न, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स डेड बॉडीज के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं तो उनको यही डिकम्पोजर टाइप के ऑर्गेनिजम्स रिसाइकल करते हैं और उनको वापस रिटर्न करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल किस्म के एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं जिनके जरिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। स्पेशली फंजाई की अगर हम बात करें तो दे हैव स्पेशल पार्ट्स बाय विच दे कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, दोज आर कॉल्ड राइजोइड्स। इनके पास राइजोइड्स मौजूद होते हैं। सो राइजोइड्स आर स्पेशल हाइफी, ये हाइफी की किस्म है which are used to absorb nutrients from the soil. अच्छा, दूसरी तरफ parasitic nutrition is the nutrition in which an organism feed upon living organism. It absorb nutrients from directly the living being. ठीक है, तो feeding by living in or on the other organism belonging to the different species called parasitic nutrition. पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंट स्पीशी का एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके ऊपर रहकर या फिर उसके अंदर दाखिल होकर न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आप देखें कि ट्रू प्लांट्स भी इवन इंक्लूडेड है। मिसाल के तौर पर जैसे पक्सीनिया, ये तो है फंगस, लेकिन डोडर आल्सो नोन एज कस्क्यूटा, ये दरअसल एक फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसके पास अपने लीव्स नहीं होते, ये लीफलेस प्लांट है। ये क्लाइंबिंग प्लांट होता है और इसको दूसरे प्लांट का सहारा चाहिए होता है, उसके ऊपर ये ग्रो करता जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करता है। इनके पास स्पेशल हाइफी मौजूद होते हैं जिनको ये पेनिट्रेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। दो स्पेशल हाइफी आर कॉल्ड हास्टोरिया और राइजोइड्स में आप फर्क याद रखें। राइजोइड्स भी एब्जॉर्बिंग हाइफी थे, दोज आर फाउंड इन द सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स, जबकि हास्टोरिया आर फाउंड इन द पैरासाइट्स। तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप ये जवाब दें कि विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट असल में ये एक किस्म होती है पैरासाइट की, जैसे हमने वायरस के मुतालिक पढ़ा था कि विच कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, हमेशा उसको किसी ना किसी होस्ट की जरूरत होती है, उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट जो ऑब्लिगेट पैरासाइट के साथ रिलेटेड नहीं है? इट गेट्स फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट, ये तो दुरुस्त है। इट कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट कैन लिव विदाउट होस्ट, दिस इज इनकरेक्ट, और यही हमने यहां से पिक करना है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। और इट ऑलवेज कॉजेज डिजीज, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जैसे लाइकेंस, ये एक एसोसिएशन है between two group of organisms in which ascomycotes and basidiomycotes are arranged together, arranged with symbiotic bacteria जैसे cyanobacteria। ascomycotes के मेंबर और sometime basidiomycotes के मेंबर्स cyanobacteria के साथ ये म्यूचुअल एसोसिएशन फॉर्म करेंगे कि दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो कि एक सैंडविच टाइप की एसोसिएशन है। इसमें अपर लेयर यहां पर भी फंगल हाइफी मौजूद होते हैं, लोअर लेयर यहां पर भी फंगल हाइफी मौजूद हैं, और दरमियान में फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं। तो इस तरह की ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें ये दोनों जो मेंबर्स हैं एक दूसरे को बेनिफिट शेयर कर रहे होंगे। द अलगल मेंबर वो क्या करता है? इट मेक्स फूड by photosynthesis, while the fungus supplies water and minerals and protection against the
डेसिकेशन। इस तरह दोनों एक दूसरे को बेनिफिट शेयर कर रहे हैं। जी ईमान फातिमा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एस्कोमाइसाइट्स कौन से होते हैं? ये बड़े फंजाई की टाइप्स हैं। फंजाई ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और इनके ये दो क्लासेस हैं, एस्कोमाइसीट या इनको एस्कोमाइकोट्स कहते हैं, और दूसरा है बेसिडियोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइकोट्स। ये इनके दो ग्रुप्स हैं फंजाई के, और ये साइनोबैक्टीरिया के साथ विच इज, या फिर ग्रीन अलगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन अलगा, इनके साथ मिलकर ये एक सैंडविच टाइप की एसोसिएशन बना रहे। जैसे एक सैंडविच होता है उसमें ब्रेड ऊपर भी होगी नीचे भी, तो यहां पर वो ब्रेड वाली जगह पर क्या चीज मौजूद है, फंगल हाइफी। हाइफी उसके ब्रांचेस को कहते हैं, और लोअर सरफेस इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय द फंगल हाइफी, एंड बिटवीन दीज टू लेयर देयर इज algal partner, photosynthetic partner. So this sandwich type association is called lichen. So in lichens में आप देखिए कि photosynthesis के जरिए food, organic food is provided by the algal partner, whereas minerals and protection and the water is provided by the fungal partner. So in this way both of them benefit each other. इस वजह से ये symbiotic association है। The body of the lichen has 3 layers. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 layers में the upper layer is thin and tough which consists of fungal hyphae. The middle layer consists of fungal hyphae interwoven with the photosynthetic cell. आपने ये याद रखना कि जो दरमियान वाली लेयर है उसमें सिर्फ algal partner नहीं, कुछ loosely packed fungal hyphae भी मौजूद है, and the bottom layer consists of loosely packed फंगल हाइफी। सो यहां पर सवाल बनता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लाइकन। तो ये आपने करेक्ट अरेंजमेंट्स याद रखनी है, और अगर इसके मुकाबले में ये करेक्टर थोड़ा डिविएट करके दिया हुआ हो तो आप के अंदर ये एबिलिटी हो उसको पहचान सकें। ठीक है भाई। और आखिर में इसकी हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन की पहले 2 एग्जांपल्स ले लें और उसके बाद फिर हम आखिर में कार्निवोरस न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक एग्जांपल तो आपने लाइकेंस की देख ली, दूसरी एग्जांपल है माइकोराइजी। माइकोराइजी ये भी एक इसी तरह की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन सम सॉइल फंजाई और इसके साथ साथ रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स एंड सॉइल फंजाई, इनके दरमियान आपको ये एसोसिएशन दिखाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड माइकोराइजी। इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स होती है माइकोराइजी की। वन ऑफ देम आर कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजी और दूसरे एंडोमाइकोराइजी। एंड एंडोमाइकोराइजी में आप देखें फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनटू द सेल, दे ग्रो विद इन द सेल्स ऑफ द रूट। लेकिन इन केस ऑफ एक्टोमाइकोराइजी द फंगल हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट द सेल्स, दे either grow outside the root or they grow within the intercellular spaces. जैसे यहां पर तो आपको ये हाइफी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट इन दिस केस द हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल। ये या तो रूट के गिर्द ग्रो करेंगे या फिर जो दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वहां पर ग्रो करते हैं। यहां पर देखो इसके फर्दर अगर पैरामीटर्स देखें तो बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द माइकोराइजा प्लांट इज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। ठीक है, ये इतना क्लियर नहीं है, बट इट इज अज्यूम दैट द हाइफी हेल्प इन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर एंड अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये रोल होगा इस फंगस का। और जबकि प्लांट रूट्स इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करती हैं, तो प्लांट रूट्स इन इन्वेडेड माइकोराइजल फंजाई को प्रोटेक्शन या वहां पर रहने की जगह प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड वहां पर इनको प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये आपने इनके बेनिफिट्स जो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं इनको याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, अब इस सवाल में देखिए कि इन माइकोराइजल एसोसिएशन द फंगस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट व्हाइल द बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द प्लांट थ्रू द फंगस इज। तो क्या होना चाहिए, टू एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट, नथिंग, ये नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। क्या होना चाहिए,
यहां पर हमने दोनों बातें की हैं, तो हम प्रेफर किसको करेंगे? तो प्रेफर हमने यहां पर क्या किया? नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है ना, लेकिन अगर अजम्पशन पूछी जाती कि वाइल द बेनिफिट विच इज एक्सपेक्टेड बाय द फंगस, तो एक्सपेक्टेड अगर आपसे पूछा जाता तो फिर आप ये टू एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली, इसको आप पिक कर सकते थे। अच्छा, which is incorrect for the mycorrhiza? It is an association between the fungus and the plant root. This is absolutely correct. It is a symbiont. Yes, both partners are harmful for each other. No, this is incorrect. It is beneficial for both partners. Yes, so the right answer is C. अच्छा, न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, ये जो इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं इनमें किस तरह से न्यूट्रिशन हासिल होती है? तो जितने भी इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स हैं इनके बारे में आप कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो कॉमन हैं तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के मुतालिक वो पहले जहन में रखिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर सवाल बनाते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। तो ये जो बिहेवियर है आपको अभी पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल है। जैसे दे सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, दे डिपेंड अपॉन द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना बाकी सारा काम चलाते हैं। बट बिसाइड फोटोसिंथेसिस ओकेजनली दे आल्सो फीड अपॉन द इंसेक्ट। असल में ये इंसेक्ट की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज करते हैं। सो इस तरह से ये इनऑर्गेनिक डाइट के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे होते हैं, उसको सप्लीमेंट करते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। ऐसा नहीं है, ये मिथ्स बनी हुई है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जंगलों में पाए जाते हैं जो इंसानों को भी खा जाते हैं, ऐसे ये नहीं होते, ये इंसेक्टिवोरस हैं। ठीक है, ये स्मॉल छोटे छोटे से कीड़े मकोड़ों को ये अमूमन लुकमा बनाते हैं। ऑल द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, जैसे अभी बात हुई हमारी कि ये ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं, बट व्हेन दे कैप्चर प्रे देयर ग्रोथ बिकम्स रैपिड। खुश हो जाते हैं ये, क्योंकि वो जो इंसेक्ट प्रोटीन से बड़ी मजेदार लगती हैं और उनसे हासिल होने वाली नाइट्रोजन को ये यूटिलाइज करेंगे अपने मकसद के लिए। Apparently, the nitrogen compounds of animal body are the benefit to these plants. जैसे मैंने अभी आपको प्रोटीन बताया वो नाइट्रोजनस कंपाउंड है और मेनली दे ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन। इन सम प्लांट्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ के पास आप देखेंगे कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं which help them to digest the insects. While in others the trapped insects are digested by the enzymes secreted by the leaves. यानी इनके अपने अंदर भी ये सलाहियत है कि ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे और फिर उसके जरिए जो ट्रैप्ड इंसेक्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे। एंड द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स thus formed. अच्छा, इंसेक्टिवोरस या कार्निवरस प्लांट्स की एग्जांपल्स में ये तीन एग्जांपल बड़ी मशहूर और मारूफ एग्जांपल्स हैं। पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू, इनके ये साइंटिफिक नेम्स भी याद रखें, इनकी ये पिक्चर्स भी याद रखें। और इनमें आपको देखिए कुछ ख़ास बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि इन ऑल केसेस देयर लीव्स आर स्पेशली अडॉप्टिव फॉर दिस इंसेक्टिवोरस हैबिट। आप देखिए पिक्चर प्लांट में द लीफ बिकम्स अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड पिक्चर, जिसके ऊपर एक लिड भी मौजूद है यहाँ पे। On the other hand, in case of Venus flytrap, the leaf is bilobed with tentacles at its margin. यहाँ पर ना कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके मार्जिन के ऊपर। और जबकि सनड्यू के केस में द लीफ इज लोब्ड स्ट्रक्चर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच हैज ग्लैंड्यूलर टेंटिकल्स ऑल अराउंड इट। यहाँ से जो ग्लैंडुलर सीक्रीशंस निकल रही हैं वो स्टिकी सीक्रीशंस होती हैं, और कोई भी इंसेक्ट फ्लाई करता हुआ इसके करीब से गुजरे और इसके साथ उसका अगर वो फेदर टकराता है तो वो चिपक जाएगा इसके साथ, वो छुड़ा नहीं सकेगा अपना दामन, और इस तरह से वो आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचेगा। So all the insectivorous plants are true autotrophs, but when they capture prey, तो क्या होगा?
अगर वो कैप्चर करेंगे प्रे को, दे लूज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी? नहीं, वो तो भाई पैरेलली जारी रहती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी लूज नहीं करते। दे बिकम हेटरोट्रॉफ्स? हेटरोट्रॉफ्स भी उनको क्या कहना चाहिए कि वो हेटरोट्रॉफ्स बन जाएंगे। अगरचे हेटरोट्रॉफिक मोड ज़रूर है, लेकिन वो रहते तो ऑटोट्रॉफ ही हैं, उनको बेसिकली हम ऑटोट्रॉफ ही मानेंगे। वो अगरचे स्पेशल हेटरोट्रॉफिक मोड को ज़रूर अडॉप्ट करें, बट दे डोंट बिकम हेटरोट्रॉफ। बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं हो सकता। देयर ग्रोथ इज प्रमोटेड? यस, क्योंकि जो नाइट्रोजन इनको मिलेगी इस हैबिट से, वो नाइट्रोजन इनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगी। देयरफॉर दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट पूरा हो गया। उसके बाद अब गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारा रह गया, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स लिव इन द सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन? इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कौन सी सॉइल के अंदर पाए गए थे जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट है? क्योंकि अभी आपने देखा कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए होती है ना। सो एक्चुअली दीज प्लांट्स आर फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। अच्छा, अब आइए जी गैस एक्सचेंज के ऊपर। तो नीड ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस गैस एक्सचेंज। हमने ये कुछ चीजें रिलेटेड फोटोसिंथेसिस वाले पोर्शन के अंदर भी कवर की थी। जैसे आपको याद होगा कि प्लांट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये जो मूवमेंट ऑफ गैसेस है, मसलन ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट इज एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है विच इज रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। नॉर्मली इस तरह से ये गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन असल में इस गैस एक्सचेंज की अगर हम लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ ये गैस एक्सचेंज डायरेक्टली लिंक्ड है। सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए जो ऑक्सीजन दरकार है, दरअसल वही ऑक्सीजन यहाँ से इनहेल की गई थी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जनरेट होगी असल में उसी को बाहर निकालने के लिए ये सारा खेल बनाया गया। तो इस तरह से ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। यानी अगर ये गैस एक्सचेंज ना हो सके तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ना होता तो गैस एक्सचेंज की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो प्लांट के अंदर हम अगर बात करें तो प्लांट में दरअसल दो किस्म के प्रोसेसेस पाए जाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन दोनों प्रोसेसेस को अगर आप कंपेयर करें तो एक्चुअली दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ऐसा लगता है कि बोथ ऑफ देम एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच अदर। जैसे स्पेशली हम जो गैसेस प्रोडक्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 6 CO2 आर रिक्वायर्ड विच आर प्रोड्यूस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज इन respiration 6 O2 are required which are produced in the photosynthesis। तो ऐसा लगता है कि जो ऑक्सीजन यहाँ फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है वो खर्च हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो खर्च हो रही है, इधर ये जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी रेस्पिरेशन से वो फोटोसिंथेसिस में खर्च हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन प्लांट में अगर हम गैस एक्सचेंज देखें तो हमें नजर आता है कि डे टाइम के अंदर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। हालांकि डे टाइम के अंदर ये दोनों एक्टिविटीज मैंने जो पॉइंट आउट की हैं ये दोनों एक्टिविटीज प्लांट में मौजूद होती हैं। तो फिर डे टाइम के अंदर ये CO2 को क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? हालांकि CO2 तो अंदर से मिल रही होती है। चले रात को तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि रात को ऑक्सीजन इस वजह से ये इनहेल कर रहे हैं कि ऑक्सीजन दरअसल रेस्पिरेशन में चाहिए। दिन के वक्त तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन मजबूरन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जनरेट होगा वो रात को प्लांट बाहर निकालेंगे। तो नाइट टाइम के अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसकी लॉजिक भी बहुत सीधी सी है। लेकिन प्लांट्स में डे टाइम के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसका क्या सबब है?
तो सर वो जो बन रही हो रेस्पिरेशन जो होगी वो पूरी नहीं ना कर रही होगी उसकी नीड को, इस वजह से फिर वो बाहर से ले लेते होंगे नीड कार्बन को पूरी डाइऑक्साइड। क्यों नहीं कर रही होगी? सर वो फोटोसिंथेसिस उसका रेट नहीं ना इतना होगा, रेट कम ऑफ बन रही होगी। फोटोसिंथेसिस, हाँ, बिल्कुल। तो रोशनी यहां ज्यादा। पर रीजन यही दिया जाएगा कि एक्चुअली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. एक्चुअली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी. सुबह सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस का आगाज होगा. तो सुबह सुबह इसका जो रेट है वो अभी कम होगा, रफ्ता रफ्ता इसका रेट फास्ट होने लगेगा और उसके बाद फिर ये रेस्पिरेशन के रेट के बराबर आ जाएगा और फिर थोड़ा सा वक्त और गुजरेगा और इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी तो रेट और फास्ट हो जाएगा. तो बिल्कुल जो कड़ी दोपहर होती है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट होगा और उसके बाद फिर दोबारा घटना शुरू होगा और फिर शाम को एक बार फिर ये बराबर आ जाएगा रेट और फिर दोबारा उससे कम हो जाएगा. ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए डे टाइम में चूंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इस वजह से जितना CO2 फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर्ड है वो रेस्पिरेशन पूरा नहीं कर रहा. देयरफॉर photosynthesis has to import more carbon dioxide from outside और photosynthesis चूंकि ज्यादा तेज है इसलिए उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो रेस्पिरेशन में खर्च होने के बावजूद बच जाएगा और वो बाहर एक्सेल किया जाएगा. तो इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. अच्छा, अब इसमें आप देखो कि एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क, अभी जो मैंने पॉइंट आउट किया ना कि सुबह सुबह और शाम को दो औकात ऐसे आएंगे व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऐसा क्यों हुआ? ये इन दोनों औकात में डॉन का मतलब है तुलुए आफ्ताब सुबह सूरज निकलते वक्त और डस्क का मतलब है गुरूबे आफ्ताब जब सूरज ढल रहा होता है. तो इन दो औकात में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर आ जाता है. वो क्यों ऐसा होता है? तो एक्चुअली लाइट इंटेंसिटी उस वक्त लो हो चुकी होती है जिसकी वजह से दोनों का रेट बराबर हो जाता है. तो उस दौरान में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्रोड्यूस होगा रेस्पिरेशन में वो सफिशिएंट होगा टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. लिहाजा net gas exchange between plant and environment will be completely stopped and this is the point known as compensation point of photosynthesis. ये हमने सारे फीचर्स जो थे वो फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में भी पढ़े थे और ये सारे गैस एक्सचेंज से रिलेटेड है. इन एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से अब याद रखो. अच्छा, तो यहां पर देखो सवालात इस तरह के बनते हैं. ये सवालात हम पहले भी टैकल कर चुके हैं कि when the rate of photosynthesis become equal to the rate of respiration, which of the following pattern of gas exchange occurs between plant and environment? तो क्या होगा भाई, environment और plant के दरमियान क्या होगा जब दोनों का रेट बराबर है? तो मैंने अभी आपको समझाया कि नीदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड, यानी कोई चीज एक्सचेंज नहीं होगी. एक्सचेंज इज कंप्लीटली स्टॉप्ड. ओके. अच्छा, इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन रूट एंड द सॉइल इन द डे टाइम. देखो, रूट के बारे में और सॉइल के बारे में पूछा गया कि रूट और सॉइल ये भी प्लांट और उसका एनवायरनमेंट है, इसके दरमियान कौन सी बात है जो करेक्ट है? सर यहाँ तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है. तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जाहिर है कि एक्सचेंज तो होगा ना. तो किस किस्म का एक्सचेंज होगा? तो यहां पर दरअसल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. लिहाजा बी शुड बी द राइट आंसर. और क्या रूट कोई कंपनसेशन पॉइंट शो करती है एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क? नो सर. नो, दिस कंपनसेशन पॉइंट इज शोन बाय द लीव्स जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है. दरअसल अगर हम प्लांट में आपसे ये कहें कि ये जो लीफ एरिया है यानी जो अबव द ग्राउंड पार्ट है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां पर वो जो अभी पैटर्न बताया था डे टाइम के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही है, ये सिर्फ अपर जो पार्ट है उसका अबव द ग्राउंड पार्ट लीफ एरिया, वहां पर ये वाली बात दुरुस्त है. जबकि नाइट में यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. तो लीव एरिया के अंदर ये इस तरह से पैटर्न होगा. लेकिन रूट्स में चाहे डे हो या नाइट हो, दोनों औकात में आप देखेंगे कि हमेशा ऑक्सीजन इनहेल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी. और यहां पर कोई कंपनसेशन पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में कंपनसेशन पॉइंट भी आ रहा होता है.
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा, ये प्लांट में होगा कहाँ से, इसकी साइट क्या होती है, व्हाट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो एक्चुअली इसमें आप देखेंगे मेसोफिल सेल्स, लीफ इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन दिस गैस एक्सचेंज। जैसे आप प्लांट्स में दो किस्म की लीव्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक को कहते हैं मोनोफेशियल और आइसोबायलेटरल लीफ। ये ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें अपर और लोअर एपिडर्मिस अनडिफरेंशिएबल होती हैं, यानी इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज अपर एपिडर्मिस एंड विच वन इज लोअर, सो यहां पर कोई किसी किस्म की तमीज नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ आपको एक ही जैसा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो ऐसे लीव्स को कहते हैं मोनोफेशियल और आइसोबायलेटरल लीफ। ऐसे लीव्स में स्टोमेटा कहां मौजूद होते हैं? स्टोमेटा विच आर स्मॉल ओपनिंग्स, they are present on both epidermises equally in such type of leaves। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बायफेशियल लीव्स हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स भी इन्हें कहा जाता है, इसमें क्या होगा कि अपर और लोअर एपिडर्मिस डिफरेंशिएबल होंगी। अपर एपिडर्मिस उसको कहेंगे जिसके साथ ये इलोंगेटेड पैलिसेड सेल्स होंगे, और लोअर एपिडर्मिस उसको कहेंगे जिसके साथ लूजली पैक्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स मौजूद होंगे। तो जिस साइड पर ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होंगे, जहां पर ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होंगी, वहां पर स्टोमेटा ज्यादा होंगे, क्योंकि स्टोमेटा हमेशा उस साइड में मौजूद होते हैं जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम रीजनिंग करें कि भाई दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा क्यों थे, तो रीजन यही होगा कि असल में दोनों तरफ जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो एक जैसी है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स और यहां लूजली पैक, ऐसा नहीं है वहां। तो इस वजह से दोनों तरफ इक्वल स्टोमेटा इन मोनोफेशियल लीफ, जबकि बायफेशियल में लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा स्टोमेटा मौजूद होंगे। तो ये साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। इसके अलावा आपको कुछ जो ट्री स्पीशीज होती हैं उनके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, विच आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो इन लेंटिसेल्स के जरिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो रहा होगा। लेकिन यहां से भी वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो रूट की तरह का है, यानी स्टेम जो कि ये फोटोसिंथेटिक पार्ट नहीं है, तो इस वजह से यहां पर भी ऑक्सीजन इनहेल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है। ठीक है, वो जो आपको टिपिकल प्लांट लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और ऑक्सीजन एक्सहेल ड्यूरिंग डे टाइम, वो सिर्फ लीफ के अंदर होगा। ठीक है भाई, तो ये लेंटिसल बेसिकली ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि इसमें जो एपिडर्मिस है वो रप्चर्ड होती है और नीचे कॉर्टिकल सेल्स वो बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी। तो इस तरह की ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर्स लेंटिसल्स कहलाते हैं, जिनके जरिए ये एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर इस जगह पर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब इससे आगे ट्रांसपोर्ट के टॉपिक्स हैं प्लांट्स में, और फिर आगे हम एनिमल्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह बकाया टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.